ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भ्रम में है। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ये प्रतिक्रिया दी है। धमकी वाले ऐसे बयान से ईरान नहीं डरता है, आईआरजीसी ने कहा है। नागरिक ठिकानों पर हमले तो कड़ा जवाब मिलेगा। तो देखिए, जिस तरह से ईरान लगातार कह रहा है कि नागरिकों को ईरान में निशाना बना रहा है अमेरिका और इजरायल, और आवासीय क्षेत्रों पर हमला किया जा रहा है, और ये चेतावनी भी दी गई कि अगर नागरिकों के ठिकानों पर हमले किए गए तो कड़ा अंजाम भुगतना होगा अमेरिका को, इजरायल को। तो धमकी वाले ऐसे बयान से ईरान नहीं डरता। आईआरजीसी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, जो धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मंगलवार को लेकर दी गई कि कयामत की रात आज होने वाली है, बड़ा अटैक होगा। और ये बातें भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कही कि पावर प्लांट डे मंगलवार को होगा, ब्रिज डे होगा, यानी ब्रिज को, पावर प्लांट को निशाना बनाने की तैयारी क्या अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। और सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या आज सच में ईरान के लिए कयामत की रात होने वाली है, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मात्र धमकी दे रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि यदि कोई डील पर सहमति नहीं बनती है तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बड़ी शक्तिशाली कार्रवाइयां कर सकता है, और उस पूरी प्रक्रिया में वो वहां के जो पावर जनरेटिंग प्लांट्स, जो अदर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी वो हमला कर सकता है, ताकि ईरान की इस्लामिक रिजीम को डील के लिए जो है उसके ऊपर दबाव बनाया जा सके। तो ये मैं इस युद्ध के फर्दर एस्केलेशन की जो संभावना है वो मैं ज्यादा देखता हूँ। हालांकि एक बात अवश्य है कि ईरान की तरफ से भी अब एक 10 पॉइंट प्रपोजल रखा गया है, और ये जो 10 पॉइंट प्रपोजल में अनेक बातें कही गई हैं, तो दोनों ही पक्षों की तरफ से जरूर कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं कि जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कोई डायलॉग पॉसिबल है। लेकिन यदि ये जो डायलॉग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है तो ऐसे में ये जो अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर और भी बड़े शक्तिशाली हमले कर सकते हैं। हालांकि इस बात की मैं संभावना अवश्य देखता हूं कि संभव है कि ये जो डेडलाइन है इसको बढ़ाया भी जा सकता है, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक जो है उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव को बनाने के लिए उन्होंने एक इस तरीके का बड़ा भारी बहुत ही ऐसा बयान दिया है कि जिससे कि ईरान को काफी क्षति उठानी पड़ेगी। और जिस तरीके की बातें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ईरान को धमकी के संदर्भ में देते हैं, तो लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि संभव है कि ये जो कार्रवाई है, ये जो डेडलाइन है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। अब देखना होगा, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अगर कोई बातचीत सकारात्मक रूप से आगे नहीं बढ़ पाती है तो ऐसे में मैं बड़े यूएस और इजरायली हमलों को भी होते हुए अवश्य देखता हूँ, और जाहिर है कि इस युद्ध का ऐसी स्थिति में फर्दर एस्केलेशन होगा। लेकिन सर, आप जिस डायलॉग का भी जिक्र कर रहे हो, और लगातार हम ये देख भी रहे कि 45 दिनों के जो अस्थायी सीजफायर को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन क्या ईरान अमेरिका पर ट्रस्ट कर पाएगा? क्योंकि अमेरिकी से जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार बयान देते रहे हैं कि सीजफायर को लेकर बयान दे रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, उसके बाद तुरंत अटैक कर देते हैं, तो क्या ट्रस्ट इश्यूज इस बातचीत में रहेंगे, ये भी समझने की बात होगी। दूसरी तरफ अगर आज वो कयामत की रात होगी तो ईरान की तैयारी आप कैसे देखते हैं? हमने देखा कि पश्चिम एशिया के तमाम अमेरिकी सैन्य बेसों को निशाना बनाकर उसे नेस्तनाबूद किया गया कि वहां से कोई कार्रवाई ईरान पर ना हो। देखिए, यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डैमेज करता है, हिट करता है, तो ईरान भी उसे रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान की तरफ से भी जो बड़ी कार्रवाइयां की जाएंगी, ये बात भी स्पष्ट रूप से दिखती है। ईरान वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं उसमें जो उसके जो ब्रिजेस हैं, पावर जनरेटिंग प्लांट्स हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, उन सारे पर वो बड़े हमले कर सकता है। इजराइल के अंदर भी ईरान बड़े हमले कर सकता है। तो ये मैं इस बात को अवश्य देखता हूं कि आने वाले समय में ये जो युद्ध है इसका फर्दर एस्केलेशन होगा, और नेक्स्ट जो फेज है उसमें ये दिखता है कि जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वॉरिंग साइट्स ज्यादा निशाना बनाएंगी, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर दबाव अधिक से अधिक बना सकें। इस बात की संभावना में ज्यादा प्रबल रूप से इसको होते हुए देखता हूं। हालांकि मैं इस बात को भी कहना अवश्य चाहूंगा कि जिस तरीके की अभी जो 10 पॉइंट प्रपोजल ईरान की तरफ से रखे गए हैं वाया पाकिस्तान, और उसके साथ साथ
जो अमेरिका की तरफ से भी जो सीज फायर प्रपोजल था, तो अगर दोनों ही पक्ष कुछ कुछ इस तरीके के पीस प्रपोजल्स को और कुछ कंडीशंस को रख रहे हैं, तो इससे अवश्य इस बात के संकेत मिलते हैं कि दोनों ही पक्ष नेगोशिएशंस में इंटरेस्टेड है। ये बिल्कुल कहना उचित नहीं होगा कि कोई वर्तमान स्थितियों में कोई नेगोशिएशंस की तरफ कदम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जो बातें रखी जा रही हैं, जो प्रपोजल्स रखे जा रहे हैं, वो एक्सट्रीम प्रपोजल्स हैं और उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज की आवश्यकता है, उसको टोन डाउन करने की भी आवश्यकता है। दोनों ही पक्षों को जो कंडीशंस हैं उसको थोड़ा रिलैक्स करने की भी आवश्यकता है और एक ऐसे प्रपोजल्स हों जो कि एक्सेप्टेबल हों, उसकी तरफ कार्य करने की आवश्यकता है। तो मैं अवश्य इस बात के भी संकेत देख रहा हूं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते पर दोनों वारिंग साइड्स बढ़ना चाहती हैं, लेकिन अभी भी जो उनके द्वारा जो रुख है वो बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशंस पे वो अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि बातचीत कोई होती भी है तो उस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है और यदि इसी तरीके का मान लीजिए कि एक तरफ से प्रपोजल दिया गया और दूसरा उसको रिजेक्ट करता है, जैसा कि ईरान की तरफ से लगातार किया जाता है, तो ऐसे में इस एक डेडलाइन, एक जो डेडलॉक की जो स्थिति बनेगी उसमें हमले हो सकते हैं और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट अमेरिका कर सकता है, जिसकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में अमेरिका किस तरीके की कार्रवाई करता है। लेकिन बातचीत के संकेत अवश्य दिख रहे हैं, ये बात मैं अवश्य मेंटेन करना चाहता हूं। बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है कि डिप्लोमेटिक तरीके से, बातचीत के तरीके से इस महायुद्ध का समाधान निकाला जाए। संजीव जी, ये भी समझने की मैं आपसे कोशिश कर लेती हूं कि हमने देखा कि किस तरह से 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका की तरफ से इस युद्ध का आगाज किया गया था ईरान पर अटैक करके, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब इजरायल कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है? इजरायल का क्या इस वक्त मौजूदा स्थिति में स्टेक देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब जो वॉर है वो अमेरिका और ईरान की नजर आ रही है। इजरायल कहीं ना कहीं बैकआउट करता हुआ क्या दिख रहा है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। इजराइल बैकआउट कर नहीं सकता और इजराइल के लिए तो ये पूरे अस्तित्व का संकट है। अमेरिका तो विड्रॉ करने के उसके ऑप्शंस हैं। अमेरिका तो यदि चाहे तो वहां से विड्रॉ करके अपने फोर्सेस को और अपने इस ऑपरेशंस को रोक सकता है, लेकिन इजराइल के पास वो ऑप्शन नहीं है। और मैं स्पष्ट रूप से ये भी देखता हूँ कि इवन की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी जो वर्तमान समय में ये युद्ध लड़ रहा है, उसका जब तक कोई एक कंक्रीट आउटकम नहीं निकल आता, और वो आउटकम में दो चीजें ही अमेरिका के लिए भी संभव है। पहली चीज तो ये कि यदि कोई सीज फायर की डील हो जाती है, कोई सहमति बन जाती है, कोई पीस डील हो जाती है, तो वो सबसे अच्छा आउटकम होगा। और लेकिन और यदि ऐसा नहीं होता है तो अमेरिका के पास भी इस युद्ध को लड़ने के सिवा कोई विकल्प है नहीं, और ऐसे में युद्ध लंबा चलेगा। और जहां तक इजराइल का आपने जो पूछा है, देखिए इजराइल भले से ही बहुत ज्यादा वो ओपन डायलॉग वगैरह न कर रहा हो, लेकिन जो भी अमेरिका कर रहा है उसमें इजराइल की पूरी तरीके से उसका कोलैबोरेशन है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो अमेरिका का ये जो इजराइल ईरान के विरुद्ध जो वॉर है, इसको अनेक क्वार्टर्स में अमेरिका के कई बड़े स्कॉलर्स ने इसको अमेरिका का इजराइल के लिए ही किया गया जो है वॉर भी करार दिया है। मैं जॉन मेयरशाइमर का जिक्र करना चाहूंगा, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात अमेरिकी स्कॉलर है। तो उन्होंने इस बात को भी कहा था कि ये जो युद्ध है ये अमेरिका इजराइल के लिए लड़ रहा है, क्योंकि ईरान की इस्लामिक रिजीम का जो इजराइल के प्रति जो रुख रहा है वो बहुत ही नफरत वाला रहा है, और वो जिस तरीके के ईरानी इस्लामिक रिजीम के द्वारा इजराइल के प्रति रुख अख्तियार किया जाता है, जैसे होलोकॉस्ट को डिनाई करना, स्टेट ऑफ इजराइल को रिकॉग्नाइज न करना और इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटाने की बातें करना, जायनिस्ट रिजीम कह के इजराइल को पुकारना, तो ये सारी जो ईरानी इस्लामिक रिजीम का जो अप्रोच रहा है इजराइल के प्रति, उससे इजराइल के अंदर बड़ी आशंकाएं हमेशा से रही हैं। और उन आशंकाओं को डील करने के लिए ही अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर के इस बात को इंश्योर किया है कि ईरानी इस्लामिक रिजीम को कमजोर किया जाए और उसे एक डील के लिए पूर्ण किया जाए, ताकि इजराइल की सुरक्षा को इंश्योर किया जा सके। तो इजराइल की सुरक्षा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक कोर इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट रीजन में, और उसको अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। और इजराइल तो अपनी जो सुरक्षा वो स्वयं करना भी जानता है, तो इजराइल तो इसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने देगा। और इजराइल तो बिल्कुल एक इसको कहते हैं कि दे विल फाइट टिल द एंड। तो ऐसे में ये इजराइल का मैं ये देखता हूँ कि उसकी जो लड़ाई है वो कहीं ज्यादा इंटेंस होगी,
कमजोर होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल। और सर, होर्मुज स्ट्रेट क्या लगता है इस सीज फायर को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जहाज वहां पर फंसे हुए हैं और वैश्विक स्तर पर भी संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। बहुत सारे देश जहां पर ईंधन की किल्लत देखने को मिल रही है, ऊर्जा संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, तो ये ईरान के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटर है और वो इंटरनेशनल बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड रूट है और उस पर जो सेलेक्टिव ब्लॉकेड ईरान की इस्लामिक रिजीम ने कर रखा है उससे वहां पर काफी डिस्ट्रप्शंस हैं और ऐसे में अनेक जो राष्ट्र हैं इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन किया जाए और इस संदर्भ में यूनाइटेड किंगडम ने एक बड़ी बैठक भी वो कर रहे हैं 40 राष्ट्रों को उसमें की संलग्नता है, उसमें भारत भी उसमें शामिल है और सभी जो राष्ट्र हैं जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस तरीके के डिस्ट्रप्शन से गंभीर रूप से प्रभावित हैं वो अपने इनिशिएटिव स्वयं ले रहे हैं। लेकिन मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संदर्भ में भी ईरान को चेतावनी दी है, यदि उन्होंने इस तरीके का इसको ओपन नहीं किया या कोई डील के लिए वो तैयार नहीं हुए तो अमेरिका आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई करेगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी इस पूरे युद्ध का एक बेहद महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है और उसको ईरान ने स्ट्रेटेजिक तरीके से, स्ट्रेटेजिक पर्पजेस के लिए पूरा इस्तेमाल किया है और ईरान तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं बल्कि जो बाब अल मंडेब स्ट्रेट है उसको भी ब्लॉकेट करने की बातें कर रहा है और उसके जो टेरर प्रॉक्सी जो हुती है यमन के उनके माध्यम से वो वहाँ ब्लॉकेट करने की धमकियां दे रहा है। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट है अगर ये बाधित होता है तो यदि आप देख लीजिए आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% का ऑयल और गैस का ट्रेड होता है पूरे विश्व का, अगर और बाब अल मंडेब में 12% का ये ट्रेड होता है। तो यदि दोनों ब्लॉकेट की स्थिति में आ जाते हैं तो इससे वजह से पूरे विश्व के व्यापार पर बहुत ही खराब असर पड़ेगा। 32% जो ट्रेड है वह प्रभावित होगा और ऐसे में जो एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी का जो संकट है वो और अधिक गहरा जाएगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि विश्व के जो राष्ट्र हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन कराने के लिए अपने प्रयास करें और मैं ऐसे प्रयासों को और गंभीर तरीके से होते हुए देखता अवश्य हूँ और यूके उसको लीड कर रहा है और अनेक राष्ट्र, 40 राष्ट्र उसमें इन बैठकों में शामिल है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात के पूरे प्रयास करेगी कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन किया जाए और वहां पर एक नॉर्मलसी को रिस्टोर किया जाए। इतना कहने के बाद मैं अंत में अवश्य इस बात को कहना चाहता हूं आपके सवाल के जवाब में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये जो डिस्ट्रप्शंस हैं वो जो यूएस, ईरान और इजराइल के बीच का जो युद्ध है उसका जो नेचर है वो एक प्रोलॉन्ग तरीके के डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं। इसी वजह से भारत को भी इस बात की नितांत आवश्यकता है कि भारत ऐसे अल्टरनेट एनर्जी सप्लाई के जो डेस्टिनेशंस है उसकी तलाश करे, उसकी तरफ तेज गति से कदम बढ़ाए जो कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप हो, अन्य जो विश्व के भाग है जहाँ पे ऑयल का और गैस का बड़ा जो भंडार है वहां से हमें अपनी लॉन्ग टर्म में अपनी जो एनर्जी सप्लाई चेन्स को स्थापित करना होगा, क्योंकि वेस्ट एशिया का जो पूरा क्षेत्र है वो एक लंबे समय तक डिस्रप्शन में रह सकता है और वहां पर अनेक बाधाएं सकती हैं। तो ये आज के लिए भारत के लिए बहुत आवश्यक है कि भारत अल्टरनेट जो डेस्टिनेशंस हैं एनर्जी इंपोर्ट्स के उसको परमानेंटली और लॉन्ग टर्म पर डेवलप करें। सर, आज की अगर कुछ बड़ा होता है ईरान में अमेरिका और इजराइल की तरफ से तो क्या स्थिति आप आगे आने वाले वक्त में देख रहे हैं? ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा और वैश्विक स्तर पर इसका क्या बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है? भारत कितना प्रभावित और खासकर हम अपने रिसोर्सेज को कैसे बचा कर रखें, ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा। आपने कहा कि हमें दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना पड़ेगा। देखिए, यदि इस पूरे युद्ध का एस्केलेशन होता है तो ये भारत को भी चुनौतियां पैदा करेगा, ये अन्य राष्ट्रों के लिए भी चुनौतियां पैदा करेगा। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई जंग छिड़ती है तो ऐसे में ये जो शिप्स का मूवमेंट हो भी पा रहा है वो भी बाधित होगा। तो ऐसे में उन सारे सिनारियोस को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जो अल्टरनेट जो सोर्सेस हैं उसके ऊपर तेज गति से काम करना होगा और जो कि हमारी सरकार ऑलरेडी कर रही है। अंगोला से हम बड़े पैमाने पर अब एलपीजी को लेने की तैयारी कर रहे हैं
अल्जीरिया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, वेनेजुएला और अफ्रीका के जो अनेक ऐसे जो डेस्टिनेशंस हैं एनर्जी इंपोर्ट्स के, वहां से हम सभी के साथ संपर्क में हैं और भारत 41 राष्ट्रों के साथ वर्तमान समय में बातचीत कर रहा है। तो हमारी जो एक बहुत ही एनॉर्मस और ह्यूज एनर्जी डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट रीजन पर थी, उसको कम करने की आवश्यकता है और अन्य क्षेत्रों को भी तलाशने की आवश्यकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस युद्ध का एक बड़ा आउटकम ये भी होगा कि भारत अल्टरनेट जो एनर्जी इंपोर्ट्स के डेस्टिनेशंस को विकसित करेगा और जाहिर है कि ये एक बड़ा इसका मैं इस युद्ध यदि युद्ध समाप्त भी होता है तो भारत आने वाले समय में जो अल्टरनेट जो एनर्जी इंपोर्ट्स के डेस्टिनेशंस को और भी अधिक तेज गति से विकसित करेगा और ये इसका एक बड़ा आउटकम या कंस्ट्रक्टिव आउटकम आप कह लीजिए कि अवश्य होगा। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो मीन्स है क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक जो इंडक्शन के जो तंत्र है वो सारे भी अधिक से अधिक यूजेस में आ रहे हैं। अभी आप देखिए तो जैसे जैसे एनर्जी क्राइसिस बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो चूल्हे इत्यादि हैं उसका भी प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो कोई भी अगर कोई घटना होती है, कोई बड़ा डेवलपमेंट होता है तो उसके जो एक फॉल आउट्स होते हैं, जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, उसमें कई बार सकारात्मक घटनाक्रम भी सामने आते हैं। तो ऐसे में मैं ये देखता हूँ कि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मीन्स है उसकी तरफ भी और तेज गति से भारत भी कदम बढ़ाएगा, पूरी दुनिया भी कदम बढ़ाएगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो आउटकम मैं देखता हूँ कि अल्टरनेट जो एनर्जी इंपोर्ट्स के जो डेस्टिनेशंस हैं वो और अधिक बड़े पैमाने पर तलाशे जाएंगे और सप्लाई चेन स्थापित की जाएंगी। बिल्कुल, और सप्लाई चेन स्थापित करने की ज़रूरत भी है क्योंकि सप्लाई चेन को बाधित करने को लेकर, ध्वस्त करने को लेकर ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया कई सारी सामने निकल कर आई। हम ये भी जान लेते हैं आपसे सर, एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का हम जिक्र कर लेते हैं जहां पर उन्होंने कहा कि ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे और कमांडो ऑपरेशन का जिक्र किया अमेरिकी राष्ट्रपति ने। तो क्या लगता है आपको अब ड्रोन और मिसाइल से जो अटैक किए जा रहे थे वो कमांडो ऑपरेशन से में तब्दील होंगे, क्या ऐसा कुछ लगता है? देखिए, ये जो कमांडो ऑपरेशन था ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था और बहुत ही रिस्की भी था और जिसमें कि यूएस एयरफोर्स के जो पायलट को जिस तरीके से रेस्क्यू किया गया है ये इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो कितनी बड़ी महारत रखती हैं और ये उनकी ग्रेटनेस को भी दर्शाता है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो अपने जो मिशन पे निकलती हैं तो उसमें जो परसेंटेज ऑफ सक्सेस है वो बहुत ही हाई हमेशा से रहा है। चाहे वो कोई भी ऑपरेशन उठा के आप देख लें, चाहे ओसामा बिन लादेन को मारने का ऑपरेशन रहा हो, ग्वांटानामो बे में बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से किया। उसी के साथ साथ अभी ये जो ईरान की टेरिटरी में जाकर के बूट्स अंडरग्राउंड करते हुए बहुत ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में एक इंजर्ड पायलट को रेस्क्यू करके निकाल लाना ये बहुत बड़ी सफलता और ये मैटर ऑफ प्राइड है सर्टेनली। और वही डोनाल्ड ट्रंप इसको बार बार कह रहे हैं कि ये अमेरिका ही कर सकता है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस बहुत बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है और ये मिलिट्री हिस्ट्री में भी बड़े इंटरेस्ट के साथ इसको स्टडी किया जाएगा कि किस तरीके से अमेरिका में एक हॉस्टाइल टेरिटरी में जाकर के युद्ध की स्थिति में एक पायलट को जो कि इंजर्ड था उसको रेस्क्यू किया और उसको बाहर निकाल के आए। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस अमेरिका की है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया आपका संजीव सर, इस विषय पर आपने विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए आज क्या होने वाला है, क्या सच में आज कयामत की रात होगी जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं? ईरान की क्या तैयारी होती है इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है।